जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचर्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सुशांत ठाकुर। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के आज के सेशन में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है, ब्लैक बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये लर्निंग की थ्योरी है, अर्थात अधिगम की थ्योरी है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी को दिया हुआ था E.L. थॉर्नडाइक ने, अर्थात एडवर्ड ली थॉर्नडाइक एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका जन्म 1874 में तथा मृत्यु 1949 में 1949 में हो गई थी। ये एक बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से बिलोंग करते थे। इन्होंने अधिगम की बेसिकली थ्योरी दिया है और ये बताया है कि जो ये अधिगम है या लर्निंग है, इसकी टोटल जो प्रोसेस है वो किस तरीके से काम करती है। और ये जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, जिसको प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बोलते हैं, इन्होंने इस थ्योरी के माध्यम से कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने लॉज दिए हैं सीखने के, जो लॉज ऑफ लर्निंग है, यानी सीखने का इन्होंने नियम या सिद्धांत दिया है, जो मुख्यतः दो है। एक है प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग और दूसरा है सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। अगर आपने ये टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी आपको सीटेट में तो डायरेक्ट नहीं पूछी जाती, लेकिन इसके अलावा इंडिया की जितनी भी टीचिंग एग्जाम है उसमें आपको इक्वली इम्पोर्टेंट ये रखता है। और अगर आप अपने वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अगर टीचर्स मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नई वीडियो जब आए आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। ट्रायल एंड एरर यानी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है उसको ESR बॉन्ड थ्योरी या कनेक्शनिज्म की थ्योरी भी बोलते हैं, यानी संबंधवाद की थ्योरी बोलते हैं। क्योंकि जो लर्निंग है, जो अधिगम है, उसका एक सर्वमान्य या यूनिवर्सल डेफिनेशन है कि लर्निंग इज द रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, यानी अपने अनुभव के बेसिस पे आपके व्यवहार में जो एक अस्थायी परिवर्तन आता है वही आपकी अधिगम है या लर्निंग है। तो लेकिन ये जो बात करते हैं E.L. थॉर्नडाइक अर्थात एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, इनका मानना है कि लर्निंग इज द रिजल्ट, ये मानते हैं कि लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पांस। ये जो ESR आपको दिख रहा है, इस ESR का मतलब ही होता है स्टिमुलस और रिस्पांस। इन्होंने माना है इनके अनुसार कि अधिगम के लिए कोई उद्दीपक होता है। उद्दीपक का मतलब है कि एक ऐसी वस्तु या कोई ऐसी चीज जो आपको रिस्पांस करने के लिए या क्रिया करने के लिए बाध्य करती हो कि आप रिस्पांस करें, क्रिया करें, और आपको अपने तरफ आने के लिए या काम करने के लिए मोटिवेट कर रही हो या एक तरीके से आप पर प्रभाव डाल रही हो या बाध्य कर रही हो। तो इनका मतलब है कि जो ये ESR बॉन्ड है, इसीलिए इसको ESR बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं कि ये जो स्टिमुलस के प्रति जो आप रिस्पांस करते हैं, जो क्रिया करते हैं, और उससे जो कनेक्शन बिल्ड होता है, फिर जो लर्निंग होती है, इसीलिए इसको ESR बॉन्ड थ्योरी का नाम भी दिया गया है। इसको कनेक्शनिज्म की थ्योरी भी बोलते हैं, यानी संबंधवाद का सिद्धांत। किसके साथ संबंध? जो स्टिमुलस है, जब आप बार बार इस स्टिमुलस के प्रति जो आप रिस्पांस करते हैं, तो इनका कहना है कि बाद में एक जो आपका आर्टिफिशियल जो स्टिमुलस है, जो मानव द्वारा निर्मित है, आपके सामने प्रेजेंट कर दिया गया है, उससे आपकी बात में जो है नेचुरल रिस्पांस आप देने लगते हैं। यानी जो कोई कृत्रिम है, जैसे मिठाई देख करके मुंह में जो पानी आता है, या अगर मटन कहीं बन रहा हो, आप अगर मटन के शौकीन हैं तो उसको देख करके जो आपके अंदर जो सलाइवा आता है, वही आपका ESR बॉन्ड या कनेक्शनिज्म है कि एक उद्दीपक है जो आपको बाध्य करता है रिस्पांस करने के लिए। इसके माध्यम से या स्टिमुलस रिस्पांस के माध्यम से इन्होंने एक प्रयोग किया है। इनका प्रयोग सबसे अधिक फेमस है, एक बिल्ली पे प्रयोग किया है, एक कैट पे इन्होंने प्रयोग किया है। यानी एक पजल बॉक्स है, एक बॉक्स है जिसका नाम इन्होंने पजल बॉक्स रखा है। उसमें ये भूखी बिल्ली को रख देते हैं और उसके सामने जो है, उस पजल बॉक्स के ठीक सामने उस पिंजरे में जो बिल्ली है वो भूखी है, उसको भूखा कुछ देर रखने के बाद उसको उस पजल बॉक्स में डाल दिया जाता है और उसके जस्ट सामने बनी हुई फिश जो है, जो मछली है, उसको रख दिया जाता है। और बिल्ली जो है यानी सब्जेक्ट के रूप में ये कैट है, और स्टिमुलस को क्या काम कर रहा है, फिश जो है वो बिल्ली को रिस्पांस करने के लिए, और उस जो पूरा जो पजल बॉक्स है, उस पजल बॉक्स को एक लीवर के द्वारा, एक लीवर लगा हुआ रहता है जिसके प्रेस होने पे वो पजल बॉक्स खुल जाएगा और बिल्ली बाहर आ जाएगी। जैसे ही पजल बॉक्स में बिल्ली को डाला जाता है
वो जो फीस की स्मेल है वो उसके लिए स्टिमुलस की या मोटिवेशन की काम कर रही है, जो बात कर रही है कि वो लीवर को प्रेस करे और बाहर आ जाए। इन्होंने देखा कि बिल्ली जो है बार बार इधर उधर प्रयत्न करती है लेकिन लीवर प्रेस सही जगह हो नहीं पाता और वो पजल बॉक्स से बाहर नहीं आ पाती। एक बार जो है रैंडमली अचानक कहीं कहीं पैर मारने के दौरान उसका जो पैर है वो लीवर से टकरा गया और वो पजल बॉक्स खुल गया और बिल्ली बाहर आई और उसको वो फिश खाने को मिल गया। ये जो फिश जो है वो उसके लिए स्टिमुलस का काम कर रही है, यानी उद्दीपक का काम कर रही है, क्योंकि भूखी है बिल्ली और जब भूखी है तो ड्राइव जो है, जो उसका भूख है उसको ड्राइव कर रहा है कि वो काम करे। और ये जो फिश है और फिश का जो स्मेल है वो उसको बात कर रहा है रिस्पॉन्स करने के लिए, यानी पिंजरे में हाथ पैर मारने के लिए, ताकि वो लीवर प्रेस हो और बिल्ली पिंजरे से बाहर आ जाए। इन्होंने पाया कि पहली बार में बिल्ली को जितने प्रयत्न करने पड़े उस पजल बॉक्स से बाहर आने के लिए, कहीं ना कहीं उसका जो ड्यूरेशन है या जो रिएक्शन टाइम है या रिएक्शन का जो दोहराव है वो कहीं ना कहीं हर एक प्रयास में कम होता चला गया। मान लीजिए अगर पहली बार अगर इसने 20 बार अगर उस पिंजरे के इधर उधर पैर मारा कि ताकि लीवर प्रेस हो जाए, लीवर नहीं खुला, लेकिन जैसे जैसे वो एक बार लीवर खुलती गई, 2 बार खुली, 3 बार खुली, इसके बाद पता चला कि अब बिल्ली जो है सीधे पजल बॉक्स में जाती है और वो लीवर प्रेस करती है और बाहर आ जाती है। इनका कहने का मतलब है कि वो जो स्टिमुलस है, जो आपका स्मेल था या फीस था, उसने रिस्पॉन्स करना सिखा दिया, यानी सही एक्शन करना सिखा दिया। और जैसे ही जितना टाइम वो एक्शन होता है, रिपीटेशन उस एक्शन का जितना टाइम होता है, अब है कि बिल्ली आसानी से पजल बॉक्स में जाती है और फिर पजल बॉक्स से लीवर को प्रेस करके और बाहर आ जाती है। इनके अधिगम में कहने के मतलब कि वो एक कनेक्शन है। अगर स्टिमुलस आपके सामने है तो उस टाइम जो आप रिस्पॉन्स करेंगे और उससे जो आप सीखेंगे वही आपकी एसआर बॉन्ड या ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये आप पहले प्रयास करते हैं, कुछ गलतियां होती है, बार बार आप प्रयास करते हैं और फाइनली आप उस काम को करना सीख जाते हैं। इसी प्रयोग के ऊपर ये इंस्पायर्ड हुए थे बेसिकली जो हमारे इयन थॉर्नडाइक है। ये 1890 में एक बुक आई थी विलियम जेम्स की, आपको दिख रहा होगा, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान का सिद्धांत करके एक बुक आया था। एक व्यक्ति है विलियम जेम्स, इनको फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है या साइकोलॉजी कहा जाता है। ये अमेरिका मनोविज्ञान के जनक भी माना जाता है विलियम जेम्स को। इसी विलियम जेम्स की बुक जब इन्होंने रीड की तो इस बुक को पढ़ के इतना क्यूरियोसिटी आया, मनोविज्ञान के प्रति इतना इंटरेस्ट आया कि इन्होंने धीरे धीरे इस पे काम करना शुरू किया और आज के समय में हम इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। अर्थात ये थॉर्नडाइक को फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। ये थॉर्नडाइक एमिनेंट काम है, मल्टीपल डायरेक्शन में मल्टीपल काम है ये थॉर्नडाइक का। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पे इनका काम है, ट्रायल एंड एरर पे इनका काम है और बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं, मनोविज्ञान के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां इन्होंने काम किया है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इस स्टिमुलस रिस्पॉन्स या पजल बॉक्स जो कैट पे इन्होंने प्रयोग किया था, इसके माध्यम से इन्होंने 2 लॉ दिए हैं लर्निंग के, यानी सीखने के इन्होंने 2 सिद्धांत दिया है। ये जो लॉज ऑफ लर्निंग है या ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है, ये 1913 में इन्होंने दिया था और इस ट्रायल एंड एरर के माध्यम से उस बिल्ली पे जो पजल बॉक्स में फिश के माध्यम से जो प्रयोग किया गया था उसके बेसिस पे इन्होंने लॉज ऑफ लर्निंग दिया है। लॉज ऑफ लर्निंग यानी सीखने का जो सिद्धांत है, ये बताते हैं कि 2 मुख्य कैटेगरी में इसको बांटा गया है। लॉज ऑफ लर्निंग को अर्थात सीखने के सिद्धांत को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला है प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, पहला है प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग और दूसरा है आपका ये दूसरा सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग यानी सीखने का ये मुख्य नियम है और ये सीखने का गौण नियम है। ये जो लॉज ऑफ लर्निंग है इसमें 3 सीखने का इन्होंने नियम बताया है और सेकेंडरी में 5। लेकिन मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंस है या पेपर में जहां से क्वेश्चन हर साल हर बार आपको देखने को मिलेगा वो है प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। जो इनके सीखने का मुख्य नियम है, मुख्य सिद्धांत है, जिनकी संख्या 3 है। ये बताते हैं कि 3 तरीके से आप सीख सकते हैं, या ट्रायल एंड एरर या प्रैक्टिस करके आप जो सीखते हैं
जो प्राइमरी सीखने का जो प्राथमिक नियम है किसी भी चीज को लर्न करने का या सीखने का, उसकी संख्या इन्होंने 3 बताई है, और सेकेंडरी जो लॉ ऑफ लर्निंग है वो 5 है। तो हम प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, फिर भी हम उसको करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कर लेते हैं प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। तो ये प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग में, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग में आपके 3 प्रकार की लर्निंग की ये बात करते हैं। पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस, पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को 2 तरीके में या 2 प्रकार में बांटा है, यह है लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। और तीसरा जो हमारा जो मुख्य नियम है वो है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट। ये 3 मुख्य नियम की ये बात करते हैं। ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी के माध्यम से इन्होंने जो बिल्ली के सिद्धांत जो प्रयोग किया है, जो एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बेसिस पे इन्होंने जो लर्निंग की कंक्लूजन जो ड्रॉ की है, उसमें 2 कैटेगरी में उसको बांटा गया है, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग और सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, यानी सीखने के जो मुख्य नियम है इनके अनुसार, इनके अनुसार ईएल थॉर्नडाइक के अनुसार, अर्थात एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, ईएल थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ये बात करते हैं। इससे पहले ये बात करते हैं रिइंफोर्समेंट की, ये बात करते हैं पुनर्बलन की, ये बात करते हैं रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की। ये बिहेवियरिस्टिक है, और बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से जितने सारे लोग बिलोंग करते हैं, चाहे थॉर्नडाइक हो, स्किनर हो, पेवलोव हो, उन सबका मानना है कि व्यवहार जो है वो प्रैक्टिस के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू आप इसको सबसे बेहतर कर सकते हैं, या किसी भी चीज को आप ट्रेनिंग दे करके, अभ्यास करा करके, बार बार प्रैक्टिस के थ्रू आप उसको सिखा सकते हैं। ये जो स्कूल से बिलोंग करते हैं, इसके फादर थे जॉन ब्रॉडसेल वाटसन, जेबी वाटसन। उन्होंने 1924 से 1930 के आसपास एक कोट भी दिया हुआ था कि आप हमें 1 दर्जन इन्फेंट यानी शैशवावस्था के बच्चे दें, हम उसको उसके इच्छा के विरुद्ध जो चाहे, चोर, सिपाही, लॉयर, टीचर, इंजीनियर, जो चाहे हम बना सकते हैं। इसका दैट मीन्स कि ये प्रैक्टिस को इम्पोर्टेंस मानते हैं। ये मानते हैं कि प्रैक्टिस मेक मैन और वीमेन परफेक्ट, यानी अभ्यास के थ्रू, ट्रेनिंग दे करके, अभ्यास करा करके, बार बार किसी चीज को करा करके, इनका मानना है, या पूरे जितने भी बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से बिलोंग करने वाले लोग हैं, उन सबका मानना है कि प्रैक्टिस के थ्रू या ट्रेनिंग के थ्रू, बार बार कोई क्रिया करा करके या प्रैक्टिस करा करके, अभ्यास करा करके आप चीजों को आसानी से सिखा सकते हैं, या अधिगम की जो प्रोसेस है वो प्रैक्टिस के थ्रू सबसे बेहतर होती है। चलिए हम बात कर लेते हैं लॉज ऑफ लर्निंग की, जिसमें प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग है। पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी तत्परता का नियम। यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, रेडीनेस टू लर्न। कोई भी व्यक्ति तभी सीख सकता है, आप तभी प्रैक्टिस या कुछ भी करा करके सिखा सकते हैं जब वो सीखने के लिए तैयार हो। किस तरीके से? ये मैच्योरिटी की बात करते हैं, ये मैच्योरिटी की बात नहीं करते हैं, ये बात करते हैं उसके इंटरनल जो है वो रेडीनेस की। इनका मानना है कि वो कोई भी किसी भी प्रकार का बच्चा हो, किसी भी उम्र का हो, सीखने की एबिलिटी रखता हो या नहीं रखता हो, लेकिन उनको अगर प्रॉपर ट्रेन किया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए, प्रैक्टिस कराया जाए तो वो चीज़ों को सीख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले उस चीज़ों को सीखने के लिए उनको रेडी होना पड़ेगा, यानी वो इंटरनल मोटिवेटेड हो। इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो उसको रिवार्ड दे सकते हैं, रिइंफोर्समेंट, जो पुनर्बलन एक शब्द है कि किसी काम के बदले जब आप उसको शाबाश, वेरी गुड बोलते हैं और जिससे उसका उत्साह जो है या इंटरनल डिजायर बढ़ता है, वही एक प्रकार का रिइंफोर्समेंट है, पुनर्बलन है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस ये बताते हैं कि सीखने का पहला नियम है कि जो व्यक्ति कुछ सीखने जा रहा है वो सीखने के लिए तैयार हो इंटरनली रूप से, तभी आप उसको कुछ सिखा सकते हैं। चाहे कितना भी प्रैक्टिस करा ले, कुछ भी करा ले, लेकिन वो तब तक नहीं सिखा सकते जब तक व्यक्ति सीखने के लिए रेडी नहीं हो, अर्थात तत्पर नहीं हो। ये तत्परता का सिद्धांत आप उसको बोल सकते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। जब एक व्यक्ति सीखने के लिए तैयार हो तो ये एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस करता है।
अभ्यास करता है। जब चीजों को बार बार अभ्यास करता है तो वो चीजों को सीख लेता है। लेकिन इसमें दो चीज है, अगर सीखी हुई चीजों का बार बार प्रैक्टिस होता रहा, अगर वो सीखा हुआ जो अधिगम है या लर्निंग है या कंटेंट है अगर वो यूज में है तो लॉ ऑफ यूज है तो उसका जो है इफेक्ट यहाँ पे लॉ ऑफ इफेक्ट पे पड़ेगा। अगर चीजें सकारात्मक हुई, वो बार बार उसका प्रैक्टिस किया, अगर चीजें उसके लिए सकारात्मक हुई मतलब उसका उसमें इंटरेस्ट जगा, क्यूरियोसिटी आई, तब तो उसका इफेक्ट पड़ेगा कि वो व्यक्ति फिर उस काम को करने के लिए मोटिवेट रहेगा। लेकिन अगर इस काम का, इस प्रैक्टिस का अगर बार बार प्रैक्टिस करने पे भी अगर नकारात्मक रिजल्ट आते हैं, निगेटिव रिजल्ट आते हैं, अब बच्चा हतोत्साह हो जाता है, व्यक्ति हतोत्साह हो जाता है, फिर उसका इफेक्ट, निगेटिव इफेक्ट उस पर पड़ेगा, फिर वो काम करने के लिए मोटिवेटेड नहीं रहेगा। लेकिन इस अभ्यास में भी दो चीज है, एक है लॉ ऑफ यूज और दूसरा है लॉ ऑफ डिसीव। अगर आप किसी काम को बार बार करते हैं, अगर वो आपके अभ्यास में है, यूज में है, तो आप उस काम को निरंतर याद रख पाते हैं या कर पाते हैं। लेकिन अगर आपने कितना भी अच्छा एक टाइम पे काम किया है लेकिन उसकी प्रैक्टिस अगर आप छोड़ देते हैं और फिर उस काम को कुछ दिन बाद या कुछ टाइम बाद, बहुत दिनों बाद आप करते हैं, तो आप देखेंगे कि जिस काम को आप बहुत आसानी से कर पा रहे थे उस काम में भी आपको डिफिकल्टी कहीं ना कहीं आ रही है। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहीं का कहना है कि कोई काम तभी आप बेहतर कर सकते हैं या प्रैक्टिस को, क्योंकि उस पर लगातार आप काम करते रहे और बार बार वो आपके अभ्यास में रहे। तो यूज में रहेगा तो उसका इफेक्ट बेहतर पड़ेगा, सकारात्मक पड़ेगा, और जैसे ही डिसयूज में जाएगा वो आप चीजें भूलने लगेंगे या आसान चीज भी आपको डिफिकल्ट लगने लगेगा। ये आपका प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के माध्यम से जो ये थॉर्नडाइक ने दिया है। लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज अर्थात अभ्यास का नियम, और लॉ ऑफ इफेक्ट अर्थात प्रभाव का नियम। अगर किसी काम में बेहतर एक्सरसाइज, बेहतर प्रैक्टिस किए, उसका अगर सकारात्मक रिजल्ट आपको महसूस हुआ, आप रिइंफोर्स हुए, किसी ने रिइंफोर्स किया, आप मोटिवेट हुए, फिर आपका उस काम पे इफेक्ट पड़ेगा, या उस काम को करके अगर आपको मजा आता है या आपको उस काम में क्यूरियोसिटी है, इंटरेस्ट है, फिर तो आप उस काम को बार बार करना चाहेंगे। अगर नहीं हो पाया तो उसका इफेक्ट जो है वो निगेटिव हो जाएगा, आप उस काम से बचना चाहते हैं। जैसे यहाँ इस भारत में गणित की समस्या है कि ज्यादातर बच्चे गणित से या मैथ से बचना चाहते हैं। इसका कारण है कि जो एक्सरसाइज है या वो जो एक गणित मैथमेटिक्स सिखाने की जो प्रक्रिया है वो इस तरीके से है, इतना बोरिंग है कि बच्चे जो है वो इंटरनली मोटिवेट नहीं हो पाते हैं कि उस काम को बार बार करे या इंटरेस्ट के साथ कर पाए। तो ये 3 लॉ है आपका प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग में, जो ईएल थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी के माध्यम से जो कैट पे जो एक्सपेरिमेंट किया हुआ था पजल बॉक्स में, उसके माध्यम से इन्होंने लॉज ऑफ लर्निंग दिया हुआ है। अब इसका जो है एक सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग है, हालांकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन आप फिर भी एक दो जो इसका इंपॉर्टेंट है आप जान लेंगे। सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग में, सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग में जो पहला है वो आपका है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स यानी आप किसी काम को या किसी क्रिया को अगर बार बार आप करते हैं, बार बार आप उस काम को करते हैं, तो कुछ दिन बाद आप पाते हैं कि जितना समय या जितना चीज या जितना फ्रीक्वेंसी आपको फर्स्ट टाइम उस काम को करने में लगा, धीरे धीरे उस काम को करने का फ्रीक्वेंसी आपका कम हो जाता है। पहले जिस काम को आपने 10 बार किया और आपने सीखा, अब आप उस काम को एक बार करते हैं और परफेक्शन के साथ कर पाते हैं। मतलब है कि जितना टाइम आप रिस्पॉन्स करेंगे, मल्टीपल नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि 2 या 1 से अधिक या नहीं बहुत सारा, तो अगर आप मल्टी टाइम किसी काम को करते हैं या मल्टीपल टाइम उस काम को दोहराते हैं, तो एक टाइम के बाद आता है कि वो चीजें आपके बिना कॉन्शियस माइंड के प्रयोग किए हुई चीजें आप आसानी से कर पाते हैं। ये लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स है। एक और इसका इम्पोर्टेंट है तो ये टोटल 5, लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंस है, जो इम्पोर्टेंट रखता है उसी के ऊपर बात करेंगे। एक है लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड। सेट और एटीट्यूड तो क्या कहने का मतलब है इस लॉ का कि अगर किसी काम के प्रति जैसी आपकी एटीट्यूड अर्थात मनोवृत्ति होगी, अगर इस काम में, अगर जिस काम में आपका इंटरेस्ट होगा, आप देखते होंगे कि उस काम में आप बेहतर परफॉर्म कर पा रहे होंगे। और जिस काम को करने में आप बोरिंग फील करते हैं या आपका इंटरेस्ट नहीं है, पाते हैं कि उस काम में बहुत अधिक मेहनत के बाद भी
या आवश्यकता से या अपना 100% एफर्ट के बाद भी आप उसका रिजल्ट 0 पाएंगे या मिनिमम पाते हैं आप। लेकिन जो चीजें में आपकी इंटरेस्ट है, जिसमें आप रुचि रखते हैं, जिस काम में आपका मन लगता है, आप उस काम को थोड़ा प्रयास करके थोड़ा सा एफर्ट से भी बेहतर रिजल्ट ओवरऑल आप पा लेते हैं। तो लव ऑफ सेट और एटीट्यूड का मतलब है कि किसी काम के करने का जो मनोवृत्ति है, आपका जो उस चीज के प्रति जो लगाव है या क्यूरियोसिटी है, वो डिसाइड करता है कि आप उस चीज को कितना बेहतर और कितना जल्दी सीख पाएंगे या उस चीज पर आपका ओवरऑल क्या प्रभाव रहेगा। ये सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग के 2 महत्वपूर्ण लॉज हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इनकी थ्योरी जब हम कर रहे हैं तो इन्होंने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग दिया हुआ है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अर्थात अधिगम का स्थानांतरण आप इसको बोल सकते हैं। यानी जो सीखना है वो किस तरीके से एक जगह से दूसरे जगह या एक क्रिया का सीखना किसी दूसरे काम को कैसे प्रभावित करता है, इसको इन्होंने 3 प्रकार से बताया है। एक है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, और दूसरा है आपका निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, और तीसरा है आपका जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यह कहने का मतलब कि जब कोई चीज आप एक्सरसाइज करके, प्रैक्टिस करके, रिइंफोर्समेंट मिलने के बाद आप चीजों को करके सीखते हैं, उस चीज सीखी हुई चीज का जो ट्रांसफर है या हस्तांतरण है वो कैसे होता है। पहला है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यह कहने का मतलब कि कोई एक काम, कोई सीखा हुआ या जो आप चीज जानते हैं, जो एक काम जो दूसरे काम में या दूसरे क्रिया में आपकी सकारात्मक मदद करे या सही मदद करे, आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। जैसे अगर आप साइकिल चलाना जानते हैं, तो आप जब बाइसिकल चलाने जाएंगे, जब आप बाइक राइड करने जाएंगे, फिर आपको वहां जो है वो बहुत सारी आपको पॉजिटिव ट्रांसफर होगी। यानी एलिमेंट जो है, इस ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को आइडेंटिकल एलिमेंट्स थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि जितना सारा जो एलिमेंट है, जो तत्व है, एक काम से दूसरे काम में ट्रांसफर होगा, उस काम को करने का जो मात्रा है या उस काम का जो परफेक्शन है उतना ही बेहतर होगा। कहने का मतलब है कि अगर आप साइकिल चलाना सीखते हैं या अगर आप जानते हैं, तो पहले से आप हैंडल पकड़ना जानते हैं, बैलेंस बनाना जानते हैं, अपने सामने देखना, चीज़ों को सामने से आ रही या आसपास या सड़क पे और जा रही गाड़ियों को आप जानते हैं कि कैसे उनसे बदलना है, कैसे उनसे साइड लेके चलना है, एक सुरक्षा का पालन करते हुए कैसे आपको चलना है, इतना काम आप जानते हैं। जब आप बाइक राइड करने जाते हैं, तो ये जो एलिमेंट है ये वहाँ ट्रांसफर होता है। मतलब आपके बाइक राइड की शुरुआत करने के टाइम ही आप लगभग बहुत सारी चीज़ें इसकी जानते हैं। किसके बेसिस पे? इस साइकिल चलाने के एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो यहाँ जो साइकिल चलाना यानी एक काम का जो सीखना हुआ, वो आपके दूसरे काम को यहाँ प्रभावित कर रहा है, वो भी सकारात्मक प्रभावित कर रहा है, लाभ पहुंचा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें बेनिफिट हो रहा है। ये आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। आपका नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब कि एक अधिगम या कोई एक कार्य सीखना या करना जो किसी और काम के करने के लिए बाधा बनता हो, अवरोधक बनता हो, इंफेरेंस बनता हो, वो आपका नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। जैसे अगर आप इंडिया के कार की आप बात करें, तो इंडिया में जो ड्राइविंग सीट है वो आप पाएंगे कि वो राइट साइड होता है, गाड़ी के राइट साइड में यानी दाहिने साइड में आप ड्राइवर सीट होता है। लेकिन आप फॉरेन कंट्री के जो कार है उसमें हमारे इंडिया में जो है वो राइट साइड में और फॉरेन कंट्री में लेफ्ट साइड में। तो अगर आप इंडिया की कार को अच्छी चलाना जानते भी हैं, लेकिन आप जैसे ही फॉरेन कंट्री की जो कार है या गाड़ियां है वो आप ड्राइव करने के लिए बैठेंगे, फिर ये जो सीखना है, इंडिया का कार चलाना जो सीखना है, ये ड्राइविंग वहां पे आपको निगेटिव इफेक्ट करेगी, वहां पे ये निगेटिव इफेक्ट करेगी, क्योंकि आपने दाहिने से सब कुछ सीखा हुआ है, बैलेंस बनाना, साइड देखना, पीछे साइड मिरर में देखना, अपने आप को बैलेंस करना या गाड़ी को बैलेंस करना, आती जाती सड़क पर सुरक्षा की भावना रखना, आपने सब कुछ राइट साइड से सीखा हुआ है और ये आपके बिल्कुल अपोजिट है लेफ्ट साइड में। तो ये जो सीखना है, ये जो अधिगम है कार चलाना, अब आप जैसे ही फॉरेन कंट्री में गए वहां पे आपको अब निगेटिवली इफेक्ट कर रहा है। अगर आप जानते भी हैं तो इसका कोई फायदा वहां की कार चलाने में आपको नहीं होगी, बल्कि ये और इंटरफेरेंस और बाधक बनेगा वहां।
तो ये एक काम का जो सीखना है जब वो दूसरे काम में अवरोधक या बाधक बने, वो आपका नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब कि पहले से सीखा गया कार्य आपके प्रेजेंट काम के या नेक्स्ट काम किसी तरीके से प्रभावित नहीं करता, नहीं पॉजिटिवली नहीं निगेटिवली, नहीं पॉजिटिव ट्रांसफर हुआ नहीं निगेटिव। जैसे आप अगर क्रिकेट खेलना जाते हैं, अगर आप क्रिकेट खेलना जाते हैं और अगर आप सिंगिंग करने जा रहे हैं, दोनों का कोई आपस में संबंध नहीं है, मतलब यहाँ जीरो ट्रांसफर है। आप कितना भी बढ़िया अगर क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन अगर आप सिंगर बनने जा रहे हैं तो ये क्रिकेट खेलना आपको वहाँ किसी भी प्रकार से मदद नहीं करेगा। तो ये जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। जैसे एक जगह का कोई सीखा हुआ है या एक जगह कहीं आप मास्टरी भी लिए हुए हैं, उस काम का दूसरे किसी काम पे या क्रिया पे कोई किसी भी प्रकार का इफेक्ट या प्रभाव नहीं डालता हो या नहीं पड़ता हो, ये आपका जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। ओवरऑल ये जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है आपका, वो इसी पॉइंट के साथ है। रियल थॉर्नडाइक का ये जो काम है, लगभग यहाँ से सवाल बार बार आते हैं करने के लिए, तो थ्योरी को 2 3 4 सेशन में करें तो कम है, लेकिन जो काम की चीजें हैं, जो एक क्रक्स है, जो एक जिस्ट है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं बार बार बनते हैं और आपको जानना जरूरी है, वो यही थ्योरी था और इतना ही कहानी थी। एक चीज आप याद रखेंगे, ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करते हैं, ये रिइंफोर्समेंट की बात करते हैं, यानी पुनर्बलन की बात करते हैं कि आप बच्चे को रिवॉर्ड दे करके, पनिशमेंट दे करके, सही काम करने पे शाबाश, चॉकलेट इनाम दे करके आप बच्चे को रिइंफोर्स कर आप कर सकते हैं, या बच्चा काम करने के लिए और मोटिवेटेड रहेगा। और स्टिमुलस कोई होना चाहिए आपके रिस्पॉन्स के लिए, कोई ऐसी चीज होना चाहिए जो आपको काम करने के लिए बाध्य करे, चाहे वो रिइंफोर्समेंट हो, शाबाशी हो, चॉकलेट हो, सैलरी हो, इनाम हो, कोई भी एक चीज हो जो स्टिमुलस का काम करे, ताकि आप उसके बदले में रिस्पॉन्स करें। और जब आप अच्छा रिस्पॉन्स करें तो चीजें आपको मिल जाए और आप आगे के लिए भी मोटिवेटेड हो सके। ये प्रैक्टिस के थ्रू लर्निंग की बात करते हैं, यानी बिल्कुल ये ट्रेनिंग की बात करते हैं, अभ्यास की बात करते हैं। उनका मानना है कि जितना टाइम, मल्टीपल टाइम अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका फ्रीक्वेंसी जो है किसी काम में गलती करने का धीरे धीरे कम होता जाता है। अब थोड़ा सा एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात कर लेते हैं, यानी हम क्यों पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी में, एज ए टीचर या एज ए स्टूडेंट क्यों जानना जरूरी है। तो जो इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, यानी जो शैक्षिक उपयोग है, वो ये है कि आप जो है वो बच्चे को उस तरीके के इन्वायरमेंट दे जहाँ पे वो चीज़ों को प्रैक्टिस कर सके, गलती करने का उनके पास मौका हो, और उस गलती को विंडो की तरह ले, आप खिड़की की तरह ले, उस बच्चे को देखने के लिए कि बच्चा आखिर चल के आ रहा है। अब मल्टीपल किसी काम को या किसी क्रिया को मल्टीपल टाइम आप करने का मौका दे, गलत भी हो रहा है लेकिन फिर भी आप उस काम का मौका दे, हैंड्स ऑन एक्टिविटी का मौका दे। जब वो काम बार बार बेहतर इन्वायरमेंट में और बार बार चीजें करता है, एक टाइम के बाद बच्चा उस काम को करना सीख जाता है। तो एज ए टीचर वैसा इन्वायरमेंट देना है और प्रैक्टिस करने का, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करने का उसको मौका देना है, और हर एक अच्छे कार्य के लिए उसको शाबाश देना है, इनाम देना है। आपको पनिशमेंट कभी कभी इनके अनुसार तो पनिशमेंट आप दे सकते हैं कभी कभी, लेकिन अगर एनसीएफ फॉलो करे, हम आरटीई को फॉलो करें तो पनिशमेंट देना बैन है। लेकिन आप रिइंफोर्समेंट के थ्रू, आप पुनर्बलन के थ्रू आप इस चीज को बेहतर करा सकते हैं, या एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को या ओवरऑल लर्निंग को आप बेहतर कर सकते हैं। यही कहानी है रियल थॉर्नडाइक की। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किसी प्रकार की अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने टीचर्स मंत्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम जब नई वीडियो लेके आए आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं कल एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और निरंतर पढ़ाई करते रहें। गुड बाय एंड टेक केयर।